हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 2। ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन होने वाला है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों का मेजर पेपर 2 सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेजर पेपर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे आप लोगों को सारा का सारा वीडियो और साथ में उसका पीडीएफ फ्री में आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए जाइए सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके मेजर पेपर 2 का हिस्ट्री का मेजर पेपर 2 का प्लेलिस्ट देख लीजिए। वहाँ पे आप लोगों का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है? पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, आप लोग पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी। ठीक है, पल्लव एक वंश था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बहुत सारा चालुक्य वंश पढ़ाए थे। ठीक है, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश पढ़ाए थे, है ना। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे वंश चला आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का जो है पल्लव वंश था। ठीक है, तो इसकी राजनीतिक उपलब्धि क्या थी और सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी। राजनीतिक मतलब वहाँ की जो शासन व्यवस्था है। ठीक है, वहाँ का जो साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। और जो सांस्कृतिक उपलब्धि का अर्थ होता है वहाँ की जो कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है ना। सांस्कृतिक मतलब यही होता है। तो उसकी जो वहाँ पे बहुत सारे संस्कृति थी उसके बारे में यहाँ पे बताना है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पल्लव वंश का परिचय को देखते हैं। ठीक है, कि पल्लव वंश आखिर में कौन थे और कहाँ से आए थे। चलिए, क्या बोल रहा है? पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण राजवंशों में एक थे। क्या बोल रहा है? पल्लव वंश जो था वो दक्षिण भारत का प्राचीन और महत्वपूर्ण राजवंश था। ठीक है, इस वंश ने लगभग तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। कौन? पल्लव वंश। पल्लवों का शासन क्षेत्र मुख्यतः वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। जो पल्लव वंश का जो शासन क्षेत्र है वो कहाँ से फैला है? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक इसका जो शासन है वो फैला है। अभी का जो शासन व्यवस्था है वो बता रहे हैं। ठीक है, इसका अभी का नाम बदल गया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो गया। पहले जो था पूरा पल्लव शासन का था। आगे क्या बोल रहा है? इनकी राजधानी प्रारंभ में कांचीपुरम थी। ठीक है, जिसका नाम कांची भी है, जो उस समय शिक्षा, धर्म और कला का प्रमुख केंद्र बन गई थी। तो ये यहाँ की जो राजधानी है, पल्लव की जो राजधानी है वो कांचीपुरम था। ठीक है, कांची भी बोल सकते हैं आप लोग। प्रारंभ में इसको जो है कांचीपुरम बोला जाता था। ठीक है, उस समय जो है यहाँ पर शिक्षा और धर्म और कला का प्रमुख केंद्र यहाँ पे बन गया था। ठीक है, कांचीपुरम में। आगे क्या है? माना जाता है कि पल्लव शुरू में सातवाहन वंश के सामंत थे, जिनके पतन के बाद उनके प्रमुखता मिली और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। ठीक है, क्या बोला है? माना जाता है कि पल्लव शुरू में सातवाहन वंश के सामंत थे। ठीक है, सातवाहन वंश के सामंत थे। आप लोगों को यहाँ वर्ड दिख रहा है सामंत। तो सामंत का अर्थ क्या होता है? उसका जो नज़दीकी जो होता है, उसके जो अड़ोस पड़ोस में रहता है। ठीक है, उसके जो साथ हमेशा रहता है। आप लोगों ने दीवानियत मूवी देखी होगी। ठीक है, जो हाल फिलहाल में हर्षवर्धन रानी ने रिलीज किया था। ठीक है, तो उनके साथ जो सामंत रहते थे वो हमेशा दुख सुख और हमेशा मतलब उसके साथ रहते थे। ठीक है, कोई भी घड़ी हो उसके हमेशा साथ रहते थे। उसी प्रकार जो है सातवाहन वंश में एक सामंत होते थे जो हमेशा उसके साथ होते थे। किसके? सातवाहन वंश के। ठीक है, जिसके पतन के बाद क्या आता है? जिसके पतन मतलब उसकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ पे पल्लव वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तुरंत ये जो है वहाँ पे सत्ता पर खड़ा हो जाते हैं उसकी सत्ता के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी अपनी स्वतंत्रता स्थापित करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका चित्र के माध्यम से दक्षिण भारत का जो राजवंश था वो कैसे कैसे अपने साम्राज्य को फैलाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कल्याणी चालुक्य, है ना। तो ये जो हमारा चालुक्य वंश में आता है। ठीक है, चालुक्य वंश में आता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वेंगी चालुक्य, ठीक है, कल्याणी चालुक्य, राष्ट्रकूट और वातापी चालुक्य। ठीक है, ये सब आप लोगों को बता दिया गया। ये सब जो है चालुक्य वंश में आता है हमारा। ठीक है, और ये जो हमारा देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पल्लव वंश है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का चोल वंश भी आता है, लेकिन इसमें आप लोग को चोल वंश नहीं पढ़ना है। सिलेबस में चोल वंश नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चोल वंश हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना था पल्लव वंश। यहीं पे हम लोग का जो सिलेबस होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो शासन व्यवस्था था यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए आप लोग को पहले आंध्र प्रदेश थोड़ा सा टच करता था और यहाँ पे तमिलनाडु अभी है। ठीक है, तो इसका जो साम्राज्य था इतना था, आप लोग देख चुके हैं। चलते हैं हम लोग आगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है, पल्लव के प्रमुख शासक और इसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां थी क्या थी। ठीक है, पल्लव के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे और इसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां थी वो क्या थी, दोनों का आप लोगों को इसी में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, पल्लव वंश के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित हैं। ठीक है,
तो पहला जो पल्लव वंश का जो शासक था वो कौन था? सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 575 से 600 ईस्वी तक। ठीक है, इसका जो शासनकाल रहा है वो 575 से 600 ईस्वी तक चला था। ठीक है, किसका? सिंह विष्णु का। तो चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। आप लोगों को बताया कि जिन्होंने लगभग 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया था, उन्हें इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, क्या बोला? इसका जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको? सिंह विष्णु को। ठीक है, आगे क्या बोला है? सिंह विष्णु की उपलब्धियां कालभ्रष्ट शासकों को हराया और उनके शासन काल में पल्लव साम्राज्य कावेरी नदी तक फैला। उनका जो उपलब्धि था वो कालभ्रष्ट शासकों को हराया था। ठीक है, और उनके शासन काल में साम्राज्य को, पल्लव जो साम्राज्य था उसको कावेरी तक फैलाया था। कावेरी जो नदी है उस वहाँ तक उसको फैलाया था। ठीक है, आगे क्या? उनके बाद उत्तराधिकारी उनके पुत्र महेंद्र वर्मन ने शासन को संभाला। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी है, उसका जो पुत्र है महेंद्र वर्मन ने उसका जो शासन को संभाला था। ठीक है, चलिए हमारा जो दूसरा उत्तराधिकारी यानी कि वहाँ का जो पल्लव वंश का दूसरा जो शासक है वो कौन है, चलिए देखते हैं। अब पल्लव वंश का दूसरा शासक है हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? महेंद्र वर्मन प्रथम चंपा राज्य के राजा थे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो चंपा राज्य के राजा थे। वे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, पर बाद में उन्होंने शैव धर्म अपनाया। क्या बोल रहा है? वो जो थे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म से थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया, उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। महेंद्र वर्मन जो था वो सिंह विष्णु का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, कौन था? महेंद्र वर्मन। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा जो पल्लव वंश का जो शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका जो शासनकाल रहा है वो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक था। ठीक है, क्या बोल रहा है? नरसिंह वर्मन प्रथम एक पल्लव सम्राट थे जिन्होंने 630 से 668 तक शासन किया। नरसिंह वर्मन जो थे पल्लव सम्राट थे, यानी राजा थे वहाँ के, जिन्होंने 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने अपने पिता महेंद्र वर्मन द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूरा किया। उन्होंने महेंद्र वर्मन द्वारा, ठीक है, हम लोग पढ़े थे दूसरा शासक महेंद्र वर्मन, तो उन्होंने महेंद्र वर्मन के द्वारा जो शुरू किया गया कार्य था, उसका जो शासन था वहाँ का, उसको संभाला था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? उनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध पंचरथ, एक अखंड चट्टान कट मंदिर परिषद और एक यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थान का निर्माण किया। उन्होंने क्या किया? प्रसिद्ध जो पंचरथ था, ठीक है, एक अखंड चट्टान को काटकर मंदिर बनाया गया था। ठीक है, और यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल का निर्माण किया था। ठीक है, इन्होंने, किसने? नरसिंह वर्मन ने। उन्होंने वर्ष 642 में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के हाथों अपने पिता को हार का बदला लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? उन्होंने 642 ईस्वी में चालुक्य सम्राट जो पुलकेशिन द्वितीय थे, अपने हाथों से अपने पिता का जो बदला था, हार का बदला था, उसको लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? नरसिंह वर्मन प्रथम को मामलन यानी महान पहलवान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नरसिंह वर्मन को महान पहलवान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो चौथा जो पल्लव वंश का शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका जो शासनकाल था चलिए देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह और राजमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह और राजमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक पल्लव सम्राट थे। ये जो थे एक पल्लव के राजा थे, जिन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने, इसका जो शासनकाल रहा है वो 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, उन्हें स्वर्ण मंदिर परिषद, मामल्लपुरम में ईश्वर और मुकुंद मंदिर, पनमलाई में तालागिरीश्वर मंदिर और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण का श्रेय जाता है। इन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, कहाँ पे? कांची में, यानी कांचीपुरम में। तो आगे हमारा पांचवा जो है अपराजित वर्मन। पांचवा जो हमारा पल्लव वंश का जो शासक था वो अपराजित वर्मन है। ये जो हमारा है लास्ट पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे देखते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जिसे 9वीं शताब्दी के अंत में चोल राजा आदित्य प्रथम ने हराया था। इस हार के साथ ही पल्लव वंश का शासन समाप्त हो गया। क्या बोला? पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था। ठीक है, जिसे 9वीं शताब्दी के अंत में चोल राजा आदित्य प्रथम ने हराया था। ठीक है, किसको हराया था? पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था। ठीक है, कौन था? अपराजित वर्मन। ठीक है, इसको आदित्य प्रथम ने हराया था, चोल राजा था। ठीक है, ये तो इस हार के साथ ही पल्लव वंश का जो है यहाँ पे समाप्ति हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं। इसका पल्लव वंश का जो सांस्कृतिक उपलब्धि है वो क्या क्या है।
पहला है चट्टानों को काटकर मंदिर, यानी यहाँ पे चट्टानों को काटकर मंदिर बनाया गया। क्या बोल रहा है, इसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन शैली में हुई है। इसमें एक ही चट्टान को काटकर मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जैसे मंडकपड्डू का मंदिर। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है मालमल शैली यानी रथ मंदिर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम यानी मालमपुरम में प्रसिद्ध रथ का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्या बोल रहा है, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम में एक प्रसिद्ध मंदिर जो है रथ मंदिर का निर्माण हुआ था। क्या बोल रहा है, यहाँ ये एकास्मक मंदिर है जिन्हें 5 पांडव रथों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो थे मंदिर, रथ मंदिर को 5 पांडव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का क्या है, कौन सा मंदिर है। ठीक है, चित्र के माध्यम से हम लोग को बताएंगे। ये देखिए हमारा रथ मंदिर है। ठीक है, तो इसमें जो है 5 पांडवों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये द्रौपदी का मंदिर है। ठीक है, ये जो हमारा है द्रौपदी का मंदिर है। ये जो है अर्जुन का मंदिर है। ठीक है, ये जो हमारा भीम का मंदिर है। ये जो हमारा है धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर है। ये जो है हमारा नकुल और सहदेव का मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है चट्टानों को काट कर यहाँ पर मंदिर बनाया था। ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे मिट्टी का बनाया है, ये मिट्टी का नहीं है, ये चट्टान यानी पत्थरों को काट कर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, कुछ पत्थर यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं बगल में। ठीक है, तो इन लोग को छोड़ दिया, इन लोग को अभी नहीं बनाया था। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। तीसरा जो सांस्कृतिक उपलब्धि वो क्या है, धर्म और दर्शन का विकास। ठीक है, क्या बोल रहा है, पल्लवों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया परंतु वे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। ठीक है, पल्लवों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, परंतु वो जो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी प्रति सहिष्णु थे। ठीक है, यानी सम्मान अधिकार उन लोगों को देता था। ठीक है, कांचीपुरम में बौद्ध धर्म और जैन विद्या केंद्रों का विकास हुआ। यहाँ पे बौद्ध और जैन शिक्षाओं का भी केंद्र बना। ठीक है, आगे क्या हमारा मूर्ति और चित्रकला। आगे क्या हमारा मूर्ति और चित्रकला। पहला क्या है, पल्लव काल की मूर्ति कला अत्यंत विकसित थी। पल्लव काल का जो मूर्ति था वो अत्यंत विकसित था। ये जो चित्र दिख रहा है ये विष्णुवर्धन का चित्र है। ठीक है, जो कि पत्थरों को काटकर यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, और इसके बगल में आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे चट्टान को काटकर यहाँ वास्तुकला बनाई गई है। बहुत सारे मतलब छोटे छोटे जो चित्र हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाथी बनाया गया है, यहाँ पे हाथी बनाया है, यहाँ पे मनुष्यों का चित्र बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। चलिए जूम कर देते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है महाबलीपुरम की विशाल मूर्तियां, सिंह मुख द्वार, यक्ष यागिनी प्रतिमाएं और देवी देवताओं की उकेरी गई आकृतियां इस काल की उच्च कलात्मक का परिचय देती है। ठीक है, महाबलीपुरम में विशाल मूर्तियां बनाई गई है। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ है वहाँ पे, चट्टानों को काट कर वहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, देवी देवताओं का वहाँ पे चित्र बनाया गया है, बहुत सारी कला का वहाँ पे परिचय दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो 5वां पॉइंट है वो क्या है, शिक्षा का केंद्र। यहाँ पे शिक्षा का भी केंद्र बना। ठीक है, राजधानी कांची का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ठीक है, राजधानी जो कांची जो है यानी कांचीपुरम जो है एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र भी बना था। यहाँ एक बड़ा घटिका यानी विश्वविद्यालय, घटिका मतलब विश्वविद्यालय, जहाँ देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे, जहाँ पर देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर होता है समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष में हमारा क्या है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष में हमारा क्या है, पल्लवों ने दक्षिण भारत को न केवल वहाँ पे साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि वहाँ पे कला और स्थापत्य कला का भी विकास हुआ था। ठीक है, जिसने सदियों तक आने वाले चौल और अन्य राजवंश जो थे उसको प्रेरित किया। ठीक है, मतलब वहाँ पे कला और स्थापत्य कला का ऐसा विकास हुआ ताकि वहाँ पे आगे आने वाली जो पीढ़ी थी, ठीक है, जैसे कि वहाँ चोल वंश आता है उसके बाद, है ना, तो वो सब जो थे उससे प्रेरित होते हैं, किससे, पल्लव राजवंश से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, आप लोग के लिए इतना हेल्प करते हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि मेरा वीडियो लाइक होता है, व्यूज़ आता है और प्लस में सब्सक्राइब भी बढ़ता है, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी वीडियो जो है आप लोगों का वो बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग का सारा PDF और वीडियो सारा का सारा वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।